अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी बयान करें। इससे पहले हमने ये देखा था कि बरसगीर में मुसलमानों का तालीमी निज़ाम कैसा था। अब हम ये देखते हैं कि जब अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया पर काबज़ हुए तो उन्होंने आकर वहाँ पे कौन सी तालीमी पॉलिसी जो है वो अपनाई है ताकि उनके अपने जो टारगेट है उनको अचीव किया जा सके। तो अब हम तफसीलन देखते हैं कि उन्होंने किस किस तरह जो बरसगीर का निज़ाम तालीम को धर्म भरम किया, उनका सियासी निज़ाम धर्म भरम किया, उनका माशी निज़ाम धर्म भरम किया और किस तरह उनके मज़हब को उन्होंने को ख़राब करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी 1757 में जंग पॉलिसी में कामयाबी और बंगाल पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज फैल रहा था। आस्ता आस्ता कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो रही थी। यह कंपनी अपने इक़्तिदार को तवील अरसे तक कायम रखने के लिए बहुत से इक़दाम करने में मसरूफ़ थी। बरसगीर पाक हिंद के लोगों के जहनों को बदल कर यह कंपनी ज़्यादा अरसे तक क़याम की ख्वाह थी। इनको मालूम था कि अगर इनके जहनों में तब्दीली लाई जाए तो वो बहुत अरसा क़याम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तालीमी पॉलिसी इस तरीके पर बनाने की तवज्जो दी जो बरसगीर के लोगों के जहनों को बदल के रख दे और यह जहनी गुलामी लंबे अरसे तक कायम रह सके। इसलिए उन्होंने इनका ज़रिया तालीम जो था उसको बदल के रख दिया और ये ज़रिया सिर्फ तालीम ही से था। इसलिए उन्हें पता था कि अगर तालीमी पॉलिसी को बदला जाएगा तो हम अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब रह जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बरसगीर में सियासी और समाजी कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर की सियासत माशरत पर अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। इक़्तिदार को तवालत यानी लंबा देने के लिए या उसको लंबे अरसे तक कायम रखने के लिए एक जामिया निज़ाम तालीम तश्कील देने का मनसूबा बनाया ताकि हिंदुस्तान के अवाम को मगरबी अलूम से रोशनास करवा कर उनको सियासी, समाजी, माशी और माशरती तौर पर जहनी ग़ुलाम बनाया जा सके। ये होती है किसी चीज़ की सोच कि अगर हमने किसी की सोच को बदलना हो, किसी के तौर तरीके को बदलना हो, किसी की आदत को बदलना हो या किसी के जहन को बदलना हो तो वहाँ का हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन बदल दें तो हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब इन्होंने भी, ये अंग्रेज़ बड़ी चलाक और मकार कौम थी, उन्होंने सबसे पहले उनकी सियासी, समाजी, माशी और माशरती ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि इनको अपने रंग में रंग दिया जाए, इनके तौर तरीक़ों को, इनके मज़हब को अपने रंग में रंग देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे ग़ुलाम बन जाएंगे। तो वो अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी हम उनके अभी भी जहनी ग़ुलाम हैं। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादातर जॉब्स के लिए, तालीम हासिल करने के लिए ज़रिया तालीम जो है वो अंग्रेज़ी ही है। नंबर 2 पर ईसाईयत की तबलीग। अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर तजारत की गर्ज से आए थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए थे तो वो तजारत की गर्ज से आए थे। कहते थे ना कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। ये कह के वो हिंदुस्तान में आए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ गर्म और सर्द पानी है, यहाँ कुदरती मादनिया से माला माल है, इनके पास समुंदर है, इनके पास दरिया है, इनके पास हर चीज़ है, तो उन्होंने तजारत करते करते पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की ठानी और बड़ी अयारी और अपनी मकारी के साथ इन मकासद को पूरा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब क्या किया, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तजारत की गर्ज से आए मगर उन्होंने ईसाईयत की तबलीग के लिए बहुत से इक़दाम किए। इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने मकामी लोगों को भर्ती किया। ईसाईयत की मुनज़्ज़म तबलीग के लिए कंपनी ने अपने ख़र्चे पर इनको ईसाईयत की तालीम दिलवाई। जब जारी बात है आपको कोई फ्री चीज़ें देगा या फ्री एंड कॉस्ट एजुकेशन देगा तो समझो को अपने टारगेट और अपने मकासद अचीव करेगा। इसी तरह अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी और मकारी के साथ वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो गरीब तबका था, उनको क्या किया कि फ्री एजुकेशन दी और फ्री एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ईसाईयत की प्रचार की। और इस तरह जब आप किसी को से कुछ हासिल करते हैं तो उनके एहसानात के नीचे दब जाते हैं तो फिर वो जो चाहे आपसे हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने ये किया, इन्होंने उनके खर्चे उठाए और उसके साथ ईसाईयत की तालीम दिलवाई ताकि बरसगीर के बशिंदों में मगरबी इक़्तिदार और रवायात को फ़रोग़ पा सके और वो अंग्रेज़ों को काबिल तसव्वुर ना करें।
ज़ाहिर बात है कि जब उनको अंग्रेज़ों ने उनको ईसाईयत की तबलीग देना शुरू कर दी, उन्हें अपने एहसानात के नीचे दबा लिया, तो यही होगा कि उनकी जो जनरेशन थी तब की वहाँ, तो वो यही सोचती होगी कि अंग्रेज़ तो हमारे लिए बड़े मुखलिस हैं और वो तो कभी भी काबिज़ नहीं रहे थे। ईसाई मुबल्लिगीन का तकर्रुर 1698 में कंपनी के चार्टर की तजदीद की गई, तो इसमें यह शर्त खुसूसी तौर पर मंजूर की गई कि कंपनी के हिंदुस्तान में कायम तमाम फैक्ट्री और तजारती जहाज़ों पर ईसाई मुबल्लिगीन का तकर्रुर किया जाए। यानी कि इस चीज़ की तरफ खसूसी तवज्जो दी गई कि जितने भी वहाँ तजारती और फैक्ट्रियाँ हैं या तजारत की जाती है, जो तजारती जहाज़ जाते हैं, उन पर जो लोग मुकर्रर हों वो ईसाई मुबल्लिगीन हों। मिशनरी तालीमी अदारों का क़याम 1698 में बरतानवी पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर की तजदीद करते वक्त एक करारदाद के ज़रिए कंपनी को पाबंद किया कि वह बरसगीर में ईसाईयत की तबलीग और ईसाईयत मजहबी नज़रियात के फ़रोग़ के लिए हस्ब ज़रूरत तालीमी अदारों का क़याम अमल में लाए। इस करारदाद के तहत कंपनी ने बरसगीर में काफ़ी तादाद में मिशनरी तालीमी अदारे कायम किए। मुसलमानों का एहतजाज। जब आपने ये देखा कि मुसलमान उस वक्त बरसगीर पर एक बड़ी अरसे तक उन्होंने हुकूमत की थी, राज किया था, उनका अपना एक तालीमी सिस्टम था, उनका सियासी सिस्टम था, उनका माशी सिस्टम था और माशरती सिस्टम था, उन सब को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अपने अदारे कहें कि अपने अदारों में अपने तर्ज की तालीम देना शुरू की, वहाँ पर बाहर से अपने ही जगह के मौलमीन को ला के वहाँ रखा गया जो ईसाईयत की तालीम देते थे, ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए वो काम करते थे। तो जब ये चीज़ मुसलमानों ने देखी तो मुसलमानों के लिए चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त थी, तो इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया ताकि उस चीज़ से बाहर आ सके। ईसाई मिशनरी इदारों के क़याम से मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की, मगर हिंदुओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। मुसलमानों के एहतजाज का ये असर हो गया कि अंग्रेज़ों को जो है ना वो अपनी तालीमी पॉलिसी बदलना पड़ी। मतलब ये कि उन्होंने अपने इरादों से पीछे नहीं हटे, अपने टारगेट से पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने अपनी तालीमी पॉलिसी को बदल दिया ताकि लोग ये समझें कि हमने ये मशीनरी अदारे हैं वो ईसाईयत की तबलीग के लिए नहीं बल्कि लोगों को तालीम देने के लिए कायम की हैं, लेकिन उनके पीछे पर्दा मकासद बड़े ख़तरनाक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी और चार्ल्स ग्रांट। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुलाजिम चार्ल्स ग्रांट कंपनी की तालीमी पॉलिसी का बानी था। चार्ल्स ग्रांट ने हिंदुस्तान में ईसाईयत की तबलीग के लिए बरतानवी हुकूमत को मशवरा दिया कि ये लोग जाहिल और अखलाकी इक़्तिदार के लिहाज से पस्त हैं, इनको तालीम देना हुकूमत अपने ज़िम्मे ले ले ताकि इनको ईसाई बनाया जा सके, इनको मजहबी तालीमी इक़्तिदार से रोशनास कराकर अपना वफादार बनाया जा सके। इस मकसद के हसूल के लिए उसने अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम बनाने के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान अदब को निसाब में शामिल करने को कहा। बरतानवी हुकूमत ने चार्ल्स ग्रांट की इस राय को पेश नज़र रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को हदायत कर दी कि वह अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम बनाते हुए अंग्रेज़ी ज़बान अदब को हिंदुस्तान में कंपनी के तहत चलने वाले मिशनरी स्कूलों को निसाब में शामिल करे। 1813 से लेकर 1947 तक बरतानवी तालीमी पॉलिसी में चार्ल्स ग्रांट के तसव्वुरात ईसाईयत को बुनियादी हैसियत हासिल रही है। चार्ल्स ग्रांट की इसी वजह से बरसगीर में मौजूदा निज़ाम तालीम का बानी जाना जाता है। मौजूदा निज़ाम तालीम का बानी किसको जाना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। अभी तक भी पाकिस्तान में जो और इंडिया में तालीमी पॉलिसी चल रही है वही चार्ल्स ग्रांट की तालीमी पॉलिसी चल रही है। चार्ल्स ग्रांट को ही इसका बानी कहा जाता है। मतलब कि चार्ल्स ग्रांट ने बड़ी अयारी और मक्कारी के साथ ऐसी तालीमी पॉलिसी राज करवाई जो आज तक हमारे जहनों पे सवार है, जो आज तक हमारे हुक्मरानों के जहनों पे सवार है और हम उस सिस्टम से बाहर ही नहीं आ सकते। एक तो वो ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी और दूसरा उसके मकासद ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी ज़बान को सीखने की तरफ जोर दें ताकि हम पढ़े लिखे ज़हनी ग़ुलाम पैदा कर सकें। ये वो कौम बने जो बैसाखियों के तहत चले, ये अपने जहन और अपने दिलो दिमाग से काम ना ले सके और यह हमेशा जो है ना तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल हो और हमारे कर्ज़ों के नीचे अब हमारे अंदर रह के ये लोग काम करें। ईस्ट इंडिया तालीमी पॉलिसी के नताइज। जब हम किसी पॉलिसी को पढ़ते हैं या किसी तालीमी पॉलिसी को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाई गई थी तो उसके नताइज क्या बरामद हुए थे।
तो हम इसी क्वेश्चन में जो हम पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी बयान करें। पहले हमने उसके अहम निकात देखे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी के अहम निकात कौन कौन से थे। पहला निकात ये था कि बरसीगे पर सियासी और समाजी कब्जा। नंबर 2 पे था ईसाइयत की तबलीग। नंबर 3 पे था ईसाई मुबल्लिगीन का तकर्रर। नंबर 4 पे था मशीनरी तालीमी इदारों का क़याम। नंबर 5 पे था मुसलमानों का एहतजाज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया तालीमी पॉलिसी के नताइज। इस दौर की कंपनी की तालीमी पॉलिसी के दर्जा झैल नताइज रहे। नंबर 1, मगरबी अलूम और ईसाइयत का फ़रोग। इस कंपनी ने मगरबी अलूम और ईसाइयत के फ़रोग के लिए मशीनरी अदारों को बिलवास्ता और बिलावास्ता सरपरस्ती की। यानी इन्होंने जितने भी मशीनरी अदारे कायम किए थे उनके लिए इन्होंने फंडिंग की, किसी तरह भी बराह रास्त की, कहीं पे इन्होंने बाहर से की, कहीं से सरेआम की, ताकि लोग ये ना समझे कि ये लोग अपने मकासद के लिए ये फंडिंग कर रहे हैं। और उसका मकसद यही था कि मगरबी अलूम के साथ साथ वहाँ के बाशिंदों को ईसाइयत की तबलीग दी जाए। अगर वो ईसाइयत की तबलीग के बाद ईसाइयत कबूल करे ना करे, लेकिन वो ईसाइयत के तौर तरीक़ों पर ज़रूर चले। नंबर 2 पे मशरक़ी अलूम की तालीम। अंग्रेज़ों ने मगरबी अलूम के साथ साथ मशरक़ी अलूम की तालीम को भी जारी रखने की हदायत की, ताकि हुकूमत की इंतज़ामी मामलात को फौरी तौर पर कोई रुकावट पैदा ना हो सके। यानी कि इन्होंने क्या किया कि मशरक़ी अलूम की तालीम को इसलिए जारी रखा कि ताकि लोग इसके लिए एहतजाज ना करें। जैसे कि आपने देखा है ना कि मशीनरी इदारों का जब क़याम अमल में आया तो मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ उठी कि भी इनके मज़हब को ख़त्म करके ईसाइयत की तबलीग देना शुरू कर देंगे, हमारे जो बच्चे हैं या हमारी औलाद है वो कहीं ईसाइयत की तरफ माइल ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने किया कि बड़ी अयारी और मक्कारी के साथ ये काम किया है कि एकदम उन पर मगरबी अलूम को इशात पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसके साथ मशरक़ी अलूम को भी इशात की तवज्जो दी, ताकि उनके इंतज़ामी मामलात में फौरी तौर पर कोई रुकावट पैदा ना हो सके। नंबर 3 पर मशरक़ी अदब की अहमियत। इस कंपनी ने मशरक़ी अलूम में अदब को बुनियादी हैसियत देने की हदायत की। मदरसों को कायम रखने का हुक्म दिया गया। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत की तरक्की के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत की तरक्की के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए। फिर इसके बाद आ जाता है माली इमदाद। कंपनी ने आला मजहबी अदारों को माली इमदाद फराहम की और पंडितों और मौलवियों को खताबात और इनामात से नवाजा किया। असर और रसूख के हामिल हिंदुस्तानियों के बच्चों को मुलाजमत भी दी गई ताकि इनका एतमाद हासिल हो सके। नए इदारों का क़याम। ऐसे नए इदारों का क़याम अमल में लाया गया जो कंपनी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सके। इनमें ऐसे वफादार लोग भर्ती किए गए जो इनके नए निज़ाम को कामयाब बनाने में और कंपनी के इस्तेकाम में मुआवनत कर सके। बल्कि देखें, आप तो ये देखें कि इन्होंने ऐसे लोगों को इन अदारों में भर्ती किया जो उनके वफादार थे, जो उनकी पॉलिसीज़ को लेके आगे चल सके। मकामी निज़ामी तालीम का ख़ात्मा। इस कंपनी ने इस अंदाज से अपने कदम जमाए कि पुराना और मकामी निज़ाम तालीम या सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो बरसगीर का सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जो अपने दौर का एक्सीलेंट सिस्टम था, उसको इन्होंने आस्ता आस्ता अपनी मौत आप मर गया। मतलब कि उन्होंने इस तरह की तालीमी पॉलिसीज़ को कायम किया जिसकी वजह से उनका जो पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन था और मकामी निज़ाम तालीम था वो आस्ता आस्ता अपनी मौत आप मर गया। बिल्कुल इसी तरह कि आप एक दरख्त हो और उसकी शाखों को काटना शुरू कर दें और आस्ता आस्ता उसकी शाखें काटते जाए तो वो दरख्त एक दिन खोखला होकर खुद ही उजाड़ बंजर बन जाएगा। तो इसी तरह हमारी जो बरसगीर का सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसके साथ भी ऐसे ही सलूक किया गया जिसकी वजह से वो तबाह बर्बाद हो गया, यानी अपनी मौत आ मर गया। उसकी जगह कंपनी के निज़ाम में तालीम ने ले ली। मतलब ये कि बरसगीर का निज़ाम तालीम बर्बाद कर दिया और उसकी जगह एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी ने अपनी जगह ले ली। कंपनी के मुदर्जा झैल या मुदर्जा बाला हिकमत अमली को बरतानिया के मज़हब परस्त तबका ने असाइयत से गद्दारी के बराबर करार दिया और खूब एहतजाज किया, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट ने 1813 का चार्टर एक्ट मंजूर किया। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज का ये क्वेश्चन देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तालीमी पॉलिसी बयान करें। हमने इसको बड़ा तफसीली देखा। इसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें हमारे जहन में आई कि एक ये
कि एक तो अंग्रेज़ जो है वो तजारत की गर्ज से आए और आते ही हिंदुस्तान पर काबज़ हो गए, और हिंदुस्तान पर काबज़ होते ही उन्होंने सबसे पहले उनकी बुनियादी चीज़ को गर्क किया, उनकी बुनियादी चीज़ को बर्बाद किया, और वो थी वहाँ का सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जब आप किसी को कौम को बर्बाद करना चाहें तो आप उसके एजुकेशन के सिस्टम को बदल के रख दें, तो समझो आपने पूरी कौम पे अपना कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने ये जंग जो है वो ना सिर्फ तलवारों से लड़ी, ना नेज़ों से लड़ी, या ना टैंकों से लड़ी, ना जंगों से लड़ी। उन्होंने ये जंग जो है वो दिमाग से लड़ी और जहनों से लड़ी, और उसमें वो कामयाब हो गए। अब भी वो वक्त है कि अगर हम अब भी चाहें और अपना सिस्टम एजुकेशन बहाल करना चाहें, हम अपने अंदर खुददारी पैदा कर लें और अपने आप को अपने जहनों के ज़रिए ये जंग लड़ें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि कायदे आज़म का भी फरमान है कि इल्म तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम इस फरमान पर अमल करें तो हम आज बेहतरीन कौम बन सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। इस क्वेश्चन के सिलसिले में अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपने इस लेक्चर को ज़रूर जो है डाउनलोड करना है, और अपने व्यूज़ भी देने हैं, अपने कमेंट्स भी देने हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज़।